नमस्कार दोस्तों, एनएसएम सीरीज यूट्यूब चैनल के इस नए और बहुत ही स्पेशल डिस्कशन में आप लोगों का स्वागत है। हेलो एवरीवन। मैं सच में आज की टॉपिक के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। होना भी चाहिए। दोस्तों, आज हम लोग एनएसएम सीरीज 10A के चैप्टर 14 यानी इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। बिल्कुल, और ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ स्टूडेंट सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। वैसे एक बात बता दूं, ये 20 क्वेश्चंस तो हम इस सेशन में गहराई से डिस्कस करेंगे ही, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे ना? हाँ, बिल्कुल चाहिए होंगे। इसलिए nismseries.com पर जरूर जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। सही बात है। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के हम सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। डन, लेट्स गो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी या MPT provides a framework for constructing portfolios based on option A, historical price trends, option B, technical analysis indicators, option C, expected performance and investor risk appetite, option D, insider information। तो इसका मतलब है कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी किस आधार पर पोर्टफोलियो बनाने का ढांचा देती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? देखो, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्टर रिस्क एपेटाइट। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि एमपीटी ना पूरी तरह से फ्यूचर पर फोकस करती है। अच्छा, मतलब पास्ट का कोई रोल नहीं है। एग्जैक्टली इसीलिए तो ऑप्शन ए जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में है वो गलत हो जाता है। एमपीटी ये देखती है कि आगे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टर कितना रिस्क उठा सकता है। राइट। और ऑप्शन बी जो है टेक्निकल एनालिसिस, वो तो चार्ट्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है ना? एमपीटी एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो थ्योरी है। और ऑप्शन डी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही इलीगल है। हाँ, वो तो सेंस ही नहीं बनाता। एग्जाम में याद रखना दोस्तों, एमपीटी का कोर कॉन्सेप्ट ही एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क है। चलो मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमपीटी, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क बाय ऑप्शन ए, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स, ऑप्शन बी, इंट्रोड्यूसिंग द नोशन ऑफ कोवेरियंस और कोरिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एसेट्स, ऑप्शन सी, एडिंग एन इन्फिनिट नंबर ऑफ एसेट्स, ऑप्शन डी, फोकसिंग ऑन अ सिंगल हाई परफॉर्मिंग एसेट। राइट। तो इसका मतलब है एमपीटी के नजरिए से डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण रिस्क को कैसे कम करता है। मुझे तो लगता था कि बस ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीद लेना ही डाइवर्सिफिकेशन है। यही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंट्रोड्यूसिंग द नोशन ऑफ कोवेरियंस और कोरिलेशन। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में चलने वाले एसेट्स। बिल्कुल। असली डाइवर्सिफिकेशन तब होता है जब आपके एसेट्स एक दूसरे से उल्टा या अलग बिहेव करें। अगर मार्केट गिरे तो कोई एक एसेट ऊपर जाए। ओह वाओ, तो ऑप्शन सी गलत है जिसमें इनफाइनाइट एसेट्स लिखा है। हाँ, क्योंकि अगर आप 100 आईटी कंपनीज ले लोगे तो सबका कोरिलेशन एक जैसा ही होगा ना। एक आईटी सेक्टर गिरा तो सब गिरेंगे, रिस्क कम कहाँ हुआ। बहुत सही पॉइंट है। और ऑप्शन ए और डी तो वैसे ही रिस्क बढ़ाने वाले काम है। एकदम सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर विल टिपिकली ऑप्शन ए, रिजेक्ट अ फेयर गेम विद जीरो रिस्क प्रीमियम, ऑप्शन बी, be indifferent to risk, option C, seek out high risk for thrill, option D, accept a fair game without extra return। हिंदी में कहूं तो एक रिस्क अवर्स यानी रिस्क से बचने वाला निवेशक आमतौर पर क्या करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, रिजेक्ट अ फेयर गेम जीरो रिस्क प्रीमियम। मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। हाँ प्लीज। देखो, रिस्क अवर्स इंसान का फंडा क्लियर होता है। बिना एक्स्ट्रा मुनाफा देखे मैं एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लूंगी। तो अगर कोई ऐसी गेम है जिसमें जीतने पर उतना ही मिलेगा जितना हारने पर जाएगा, जिसे फेयर गेम कहते हैं, तो वो उस गेम को रिजेक्ट कर देगी। क्योंकि रिस्क लेने का कोई इनाम या एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं मिल रहा, राइट? एग्जैक्टली। ऑप्शन बी तो उन लोगों के लिए है जो रिस्क न्यूट्रल होते हैं, और ऑप्शन सी और डी तो रिस्क सीकिंग लोगों की पहचान है। समझ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। What is the efficient frontier represent in portfolio theory? Option A, the set of portfolios with highest risk. Option B, the set of portfolios with the highest return for a given level of risk. Option C, a straight line representing two correlated assets. Option D, the lower boundary of the opportunity set. यानी पोर्टफोलियो थ्योरी में ये एफिशिएंट फ्रंटियर का क्या मतलब है? देखो, एमपीटी का अल्टीमेट गोल यही होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ये उन बेहतरीन पोर्टफोलियोज का सेट या कर्व है जो किसी भी एक फिक्स रिस्क लेवल पर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। ओके, तो मतलब अगर मैं 10% रिस्क लेना चाहता हूं तो फ्रंटियर लाइन मुझे बताएगी कि मैक्सिमम रिटर्न क्या हो सकता है। एकदम परफेक्ट। और ऑप्शन ए जिसमें हाईएस्ट रिस्क लिखा है वो तो कोई इन्वेस्टर चाहेगा ही नहीं ना। और ये स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन सी? वो तब होता है जब सिर्फ दो परफेक्टली कोरिलेटेड एसेट्स हों।
पूरा फ्रंटियर स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो कर्व होता है। और ऑप्शन डी जो लोअर बाउंड्री कह रहा है वो गलत है, क्योंकि हम अपर ऑप्टिमल बाउंड्री को फ्रंटियर कहते हैं। क्लियर है। दोस्तों, एफिशिएंट फ्रंटियर वाला कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन 5। अकॉर्डिंग टू एमपीटी assumptions, investors make decisions based solely on option A, tax implications and market rumors, option B, expected return and the expected variance or risk of returns, option C, brand value of the companies, option D, historical dividend yields। यानी इन्वेस्टर्स सिर्फ किन दो चीजों पर डिसीजंस लेते हैं? ये तो हमने क्वेश्चन 1 में भी थोड़ा डिस्कस किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड वेरिएंस या रिस्क। मतलब बाकी सब ऑप्शंस जैसे टैक्स या ब्रांड वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता? एमपीटी के मैथमेटिकल मॉडल में तो बिल्कुल नहीं पड़ता। थ्योरी के हिसाब से इन्वेस्टर सिर्फ 2 वेरिएबल्स देखता है, रिटर्न कितना आएगा और रिस्क यानी वेरिएंस कितना है। मार्केट रूमर्स और ब्रांड वैल्यू सब बाहर का नॉइज है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ टू सिक्योरिटीज आर परफेक्टली कोरिलेटेड, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट +1 है, the risk return opportunity set is represented by option A, a hyperbola, option B, an umbrella shaped curve, option C, a straight line connecting the two securities, option D, a complete circle। अगर दो सिक्योरिटीज बिल्कुल एक दिशा में चलती हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऑप्शन सी सही है, अ स्ट्रेट लाइन। देखो, अगर दोनों एसेट्स एग्जैक्ट सेम तरीके से मूव कर रहे हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का कोई मैजिकल बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब ग्राफ में कोई कर्व नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऑप्शन ए और बी में जो कर्व्ड है वो तब बनते हैं जब कोरिलेशन +1 से कम हो, और सर्कल उसका तो फाइनेंस में कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ। हाँ, सही बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर अ पोर्टफोलियो विथ 2 assets, how many terms are there in the portfolio variance formula? Option A, 1 term, option B, 3 terms, option C, 2 terms, option D, 4 terms। 2 assets वाले पोर्टफोलियो के वेरिएंस फॉर्मूला में कितने टर्म्स होते हैं? मुझे तो लगता है 2 एसेट हैं तो 2 ही टर्म्स होने चाहिए ना? यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। एग्जाम में स्टूडेंट्स तुरंत 2 पर टिक करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 3 टर्म्स। वेट, 3 कैसे? तीसरा कहां से आया? मैं समझाती हूँ। पहला टर्म होता है पहले एसेट का वेरिएंस, दूसरा टर्म होता है दूसरे एसेट का वेरिएंस, और जो तीसरा टर्म है ना, वो उन दोनों के बीच का कोवेरिएंस होता है। ओह अच्छा, मतलब दोनों एक साथ कैसे मूव कर रहे हैं वो भी कैलकुलेट करना होता है। एग्जैक्टली, इसीलिए 3 टर्म्स होते हैं। ये तो बहुत बढ़िया ट्रैप क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट रेट और CER is the rate that a blank investment has to offer to be equally attractive to a risky investment. Option A, high risk. Option B, market linked. Option C, risk free. Option D, foreign. CER किस तरह की इन्वेस्टमेंट को ऑफर करना चाहिए ताकि वो रिस्की इन्वेस्टमेंट जितनी अट्रैक्टिव लगे? सही आंसर है ऑप्शन सी, रिस्क फ्री। देखो, इसके नाम में ही सर्टेनिटी है, मतलब 100% श्योर। हाँ, मतलब बिना किसी रिस्क के। तो CER वो रिस्क फ्री रिटर्न है जो आपको एक रिस्की इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले एक्सपेक्टेड रिटर्न के बराबर अट्रैक्टिव लगे। बाकी तीनों ऑप्शंस में रिस्क इन्वॉल्व है, तो सर्टेनिटी वाला वर्ड उनके साथ मैच ही नहीं करता। राइट, एकदम लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 9। Which measure is considered a statistical measure of the dispersion of returns around the expected value? यानी risk. Option A, mean return. Option B, standard deviation. Option C, correlation coefficient. Option D, covariance. यानी returns के फैलाव या dispersion को मापने का statistical तरीका क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड डिविएशन। हम रिस्क को मापने के लिए इसी का ही यूज करते हैं। रिटर्न्स अपने एवरेज से कितना फैले हुए हैं, कितना भटक रहे हैं, वही तो रिस्क है ना। तो जितना बड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन उतना ज्यादा रिस्क। बिल्कुल। ऑप्शन ए जो मीन है वो सिर्फ एवरेज रिटर्न बताता है, फैलाव नहीं। और कोरिलेशन या कोवेरियंस तो 2 एसेट्स के रिलेशन के लिए होते हैं, अकेले एसेट का डिस्पर्जन नहीं बताते। परफेक्ट। चलो 10th क्वेश्चन पर आते हैं। अ रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर evaluates investment opportunities based solely on option A, standard deviation, option B, expected return, option C, risk premium, option D, utility score। एक रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर किस आधार पर फैसला लेता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपेक्टेड रिटर्न। सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क का क्या? रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर को रिस्क से कोई लेने देना नहीं होता, उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पर होता है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क प्रीमियम उसके लिए मैटर नहीं करते। वाह, वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं,
थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा पानी वानी पी लो सभी। और ये भी बता दो स्टूडेंट्स को कि अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस देख लिए और एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो ये गलत अप्रोच है। हाँ भाई, प्रैक्टिस और भी चाहिए होगी। बिल्कुल। इसीलिए हम बार बार कहते हैं nismseries.com पर जाओ। वहाँ हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो ब्रेक ओवर, रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 11. The number of covariance terms in a portfolio of n securities is given by the formula. Option A, n divided by 2. Option B, n square minus n. Option C, n square plus n. Option D, n minus 1. तो अगर n securities हैं तो covariance terms का फॉर्मूला क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, n² माइनस n। ये कैलकुलेट कैसे होता है वैसे? देखो, एक पोर्टफोलियो में टोटल कॉम्बिनेशन टर्म्स n² होते हैं। अब उसमें से n तो हर एक सिक्योरिटी के अपने इंडिविजुअल वेरिएंस टर्म्स होते हैं ना, तो अगर हम टोटल n² में से वो इंडिविजुअल n हटा दें यानी माइनस कर दें तो जो बचा वो कोवेरिएंस टर्म्स है। ओह, तो n स्क्वायर माइनस n। एग्जाम टिप दे दूं दोस्तों, इसमें लोग n-1 या कुछ और मार्क कर देते हैं। ये फॉर्मूला सीधा याद कर लो। हाँ, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आता है एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन 12. Portfolios that lie below the efficient frontier are considered. Option A, optimal. Option B, superoptimal. Option C, suboptimal. Option D, risk-free. जो पोर्टफोलियो फ्रंटियर लाइन के नीचे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सब ऑप्टिमल। सब ऑप्टिमल क्यों? खराब होते हैं क्या? हाँ, एक तरह से। नीचे होने का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर रिस्क लेवल पर उतना रिटर्न नहीं कमा रहे जितना आप कमा सकते थे, तो ये एफिशिएंट नहीं है। और जो ऑप्टिमल होते हैं वो कहाँ होते हैं? ऑप्टिमल वाले बिल्कुल उस एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन के ऊपर बैठे होते हैं। सुपर ऑप्टिमल तो अनअचीवेबल हैं, वो लाइन के भी ऊपर होते हैं। समझ गया। क्वेश्चन 13. Who authored the article Portfolio Selection in 1952, laying the foundation for MPT? Option A, William Sharpe. Option B, Eugene Fama. Option C, Harry Markowitz. Option D, John Bogle. ये आर्टिकल किसने लिखा था जिसने MPT की नींव रखी? इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, हैरी मार्कोविट्स। इन्हें ही मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी का फादर माना जाता है। इन्हें इसके लिए आगे चलकर नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या बात है। और बाकी ऑप्शंस? देखो, विलियम शार्प CAPM मॉडल के लिए जाने जाते हैं, यूजीन फार्मा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के लिए, और जॉन बोगल ने तो इंडेक्स फंड्स बनाए थे। MPT बोले तो मार्कोविट्स। Right. Question 14. Estimation risk refers to the potential source of error arising from option A, market volatility, option B, inaccuracy in statistical inputs like returns, risk, and correlations, option C, regulatory changes, option D, lack of market liquidity. Estimation risk कहाँ से आता है? नाम से पता चल रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी। जब हम रिटर्न या रिस्क को एस्टिमेट करने में या कैलकुलेट करने में गलती कर देते हैं तो उसे एस्टिमेशन रिस्क कहते हैं। मतलब हमारा इनपुट डेटा ही गलत था। एग्जैक्टली। मार्केट वॉलेटिलिटी या रेगुलेटरी चेंजेस जो बाकी ऑप्शंस में है वो तो अलग ही रिस्क है। एस्टिमेशन रिस्क हमारी मैथमेटिक्स की इनएक्यूरेसी की वजह से होता है। क्लियर। क्वेश्चन 15 देखते हैं। The expected rate of return of a portfolio is calculated as option A, the simple sum of all expected returns, option B, the weighted average of the expected returns of individual investments, option C, the highest return of any single asset in the portfolio, option D, the geometric mean of past returns. एक पूरे पोर्टफोलियो का expected return कैसे निकालते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, द वेटेड एवरेज ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। मतलब बस सबको जोड़ नहीं देना ऑप्शन ए की तरह? बिल्कुल नहीं, आपको देखना पड़ता है कि आपके पोर्टफोलियो में किस एसेट का वेट कितना है, यानी उसमें कितना पैसा लगा है। फिर उस वेट को उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न से मल्टीप्लाई करके एवरेज निकालना होता है। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। ओके, क्वेश्चन 16. In a 50 investment portfolio, how many individual variance terms would be there? Option A 25, option B 50, option C 2500, option D 2450. अगर 50 इन्वेस्टमेंट्स हैं तो कितने इंडिविजुअल वेरिएंस टर्म्स होंगे? इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी 50। स्पेसिफिकली इंडिविजुअल वेरिएंस टर्म्स पूछा गया है। जितनी सिक्योरिटीज होती हैं उतने ही उनके खुद के इंडिविजुअल वेरिएंस टर्म्स होते हैं। और अगर कोवेरिएंस टर्म्स पूछा होता तो? तब हम वो फॉर्मूला लगाते n² माइनस n यानी 50² माइनस 50 जो कि 2450 होता। लेकिन यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल वेरिएंस पूछा है तो आंसर 50 है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। मूविंग टू क्वेश्चन 17.
Investors estimate the risk of a portfolio based on the blank of expected returns of constituent assets. Option A, certainty. Option B, variability. Option C, periodicity. Option D, profitability. Investors risk का अनुमान किस चीज के आधार पर लगाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब वही उतार चढ़ाव। हाँ, रिटर्न्स में कितना वेरिएंस है, कितना ऊपर डाउन हो रहा है, इसी वेरिएबिलिटी से तो रिस्क तय होता है। सर्टेनिटी का तो मतलब रिस्क फ्री हो गया, और प्रॉफिटेबिलिटी मुनाफा बताती है, रिस्क नहीं। सही है। Question 18. An optimum portfolio is a combination of investments having desirable. Option A, low return and high risk. Option B, risk-return characteristics for a given set of constraints. Option C, only risk-free assets. Option D, the maximum number of available securities. एक optimum या आदर्श पोर्टफोलियो क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ गिवन सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। मतलब सबके लिए ऑप्टिमम पोर्टफोलियो अर्थ हो सकता है। एकदम, हर इन्वेस्टर के अपने अपने गोल्स और कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना। किसी को जल्दी पैसा चाहिए, किसी को टैक्स बचाना है, तो जो पोर्टफोलियो आपकी कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट रिस्क रिटर्न दे, वही आपके लिए ऑप्टिमम है। ऑप्शन ए तो कोई बेवकूफी चूज करेगा, लो रिटर्न और हाई रिस्क। हाँ, सच में। ओके, क्वेश्चन 19. Which investor type makes an upward adjustment for utility engaging in fair games? Option A, risk averse. Option B, risk neutral. Option C, risk seeking. Option D, rational investor. कौन सा इन्वेस्टर फेयर गेम्स में हिस्सा लेता है और यूटिलिटी के लिए अपवर्ड एडजस्टमेंट करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, रिस्क सीकिंग। जिनको रिस्क में मजा आता है। हाँ, उन्हें थ्रिल पसंद होता है। रिस्क देखकर उनकी खुशी यानी उनकी यूटिलिटी ऊपर की तरफ एडजस्ट हो जाती है। हमने देखा था ना कि रिस्क अवर्स तो इससे दूर भागता है और रिस्क न्यूट्रल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राइट। चलो आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20. To calculate the portfolio risk for a portfolio with many securities, one typically needs to calculate the Option A, PE metrics. Option B, variance-covariance metrics. Option C, balance sheet. Option D, cash flow statement. जब बहुत सारी सिक्योरिटीज हों तो पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। जब पोर्टफोलियो बड़ा होता है तो हर एसेट का एक दूसरे के साथ रिलेशन देखना पड़ता है ना। तो इसके लिए पूरा एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। बिल्कुल, जिसमें सारे वेरिएंसेस और सारे कोवेरिएंसेस मैप्ड होते हैं। पी मैट्रिक्स या बैलेंस शीट जैसी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस के लिए होती हैं। एमपीटी के मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स चाहिए होता है। गजब। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई है आज। स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इससे बहुत हेल्प मिलेगी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा सबको। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और सुनो, अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो कि डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पर जाओ। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है वो NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स, सब कुछ वहां मिलेगा आपको। बिल्कुल सही बात है। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन रह गया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। हम ट्राई करेंगे हेल्प करने की। वैसे जाने से पहले एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं दोस्तों। अगर आज के AI वाले दौर में सारे कंप्यूटर्स MPT लगाकर परफेक्ट पोर्टफोलियोज बनाने लग गए तो क्या मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन बचेगा? सोचिएगा ज़रूर। डीप थॉट। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।